विकल्पों का विस्तार करने के लिए अब नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, जोखिम से बचना चाहते हैं, उनका पैसा बॉन्ड जैसे सुरक्षित जगह पे निवेश किया जाएगा। लेकिन जो लोग अभी यंग हैं, जिनके पास जोखिम लेने के लिए ज़्यादा स्कोप रहता है, उनके लिए पैसा जो है वो इक्विटी में निवेश किया, ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रखा जाएगा। तो दो तरह से अब रिटायरमेंट का कॉर्पस जो है वो जमा हो रहा होगा, एज बेस्ड होगा, रिस्क बेस्ड होगा। तो क्या इससे आपको ज़्यादा रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करने में मदद मिलेगी? इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये जो ईपीएफ का ये जो प्रस्ताव है, ये अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है बहुत ही लग रहा है कि एक तरह से बहुत तार्किक भी है कि जो लोग यंग हैं, जो ज़्यादा ले सकते हैं रिस्क, क्यों ना उनका पैसा इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोज किया जाए, बेहतर रिटर्न मिलेगा। एनपीएस की भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट इसमें नज़र आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सोच रहा है ईपीएफओ, इससे किस तरह का फ़र्क पड़ेगा? और एनपीएस में अभी भी लोग हिचकिचाते हैं और ईपीएफओ जो है वो मैंडेटरी है तो इसका हिस्सा रहते हैं, लेकिन क्या हमारे रिटर्न पर इससे अब फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जो ईपीएफओ सोच रहा है, अगर ऐसा होता है और यंग जनरेशन के जो सब्सक्राइबर हैं उनको ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, तो संभवत रिटर्न ज्यादा जरूर होगा, कॉर्पस ज्यादा इकट्ठा होगा, वो संभावना बनती है। हम किसी भी इक्विटी एक्सपोजर को अगर लेते हैं, तो अगर मैं यंग हूँ, मेरा इक्विटी एक्सपोजर 75% है, तो मैं ज्यादा जो है एक्यूमुलेशन कर सकता हूँ 25-30 साल के अंदर। वहीं पे अगर मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूँ, तो मैं उतना इक्विटी एक्सपोजर लेने की क्षमता नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा ज्यादा सेफ रहे। तो अगर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो ये सही सोच है, लेकिन मूल ढांचा जो है ईपीएफओ का वो पूरी तरह से बदल जाएगा अगर इस पर जो है अमल होता है। मसलन एनपीएस को हम लेते हैं, एनपीएस में यही प्रावधान है कि आप अपने हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर चूज कर सकते हैं। ऑटो में भी अगर आप कम एज के हैं तो आपका ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर है वो घटता चला जाता है, लेकिन वहां पर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। अपना रिटर्न हर सब्सक्राइबर का अलग होता है जो मार्केट लिंक होता है। ईपीएफओ के ढांचे में हालांकि ईपीएफओ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिटर्न सब सब्सक्राइबर को बराबर मिलता है। यानी कि वो ब्याज जो है वो डिक्लेयर करता है हर साल बेस्ड ऑन कि उसको इक्विटी प्लस नॉन इक्विटी एक्सपोजर से कितना रिटर्न कमाया। अब अगर ये ईपीएफओ कर देता है अलग अलग सब्सक्राइबर के लिए अलग अलग, तो इसको कैसे अमल करेगा, वो एक ढांचा जो है बदलने की परिस्थिति आ जाती है। क्योंकि फिर जो भी सब्सक्राइबर 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं, 35, अगर इसके हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर है, तो क्या सबको अलग अलग ब्याज देना पॉसिबल है? और नहीं तो क्या सबके वेरिएबल रिटर्न का भी पोर्टफोलियो हो जाएगा? तो ये एक मूल ढांचा जो है वो बदल जाएगा ईपीएफओ का। जो मुझे लगता है एक ईपीएफओ का खास अट्रैक्शन यही है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिवनेस है। तो ये कैसे होगा आगे, ये संभव अभी क्लैरिफिकेशन आएगा, बट मेरी राय में मूल ढांचा जो है वो बदल जाएगा पूरी। बिल्कुल, तो बदलेगा। और जब एनपीएस भी आया था तो ऐसे ही कई सवाल थे, लेकिन ये एनपीएस की तरह ही आपको लग रहा है क्या कि काम करेगा? क्या हो सकता है एनपीएस जिस तरह से ये ऑप्शन देता है कि आप इतने उम्र के हैं तो आप इक्विटी में आपको ज़्यादा रखना है, तो क्या इस तरह से ये विकल्प देगा कि कुछ लोग जो है वो इस तरह ऑप्ट करें और कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं जैसे कि फिक्स्ड जो अश्योर्ड रिटर्न है उसमें ज़्यादा खुश रहते तो वैसे करें? आपको लगता है इस तरह का विकल्प दिया जाना चाहिए, नहीं कि आप खुद ही ईपीएफओ सारे डिसीजन ले रहा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जैसा एनपीएस का स्ट्रक्चर है, ईपीएफओ वाकई ऐसा स्ट्रक्चर ले आएगा कि सब्सक्राइबर को ऑप्शन दे देगा। अगर सब्सक्राइबर को ऑप्शन देता है तो फिर रिटर्न भी आपको सब्सक्राइबर पे ही छोड़ने पड़ेंगे, उनको जो मार्केट से रिटर्न मिलेगा वैसे छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे एनपीएस में मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया, कितना एक्सपोजर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न मिला, वो रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में आया और उसके अकॉर्डिंग मेरा अक्यूमुलेशन हुआ। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हो जाएंगे तो अट्रैक्टिवनेस ईपीएफओ की कम हो जाती है। और अगर फिक्स रिटर्न से वेरिएबल रिटर्न पे ईपीएफओ चला जाता है तो वो कितना अट्रैक्टिव होगा सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एनपीएस अवेलेबल है। अगर वेरिएबल रिटर्न पे ही जाना है मुझे लाइफ स्टेज, तो उसके लिए तो एनपीएस भी अवेलेबल है। ईपीएफओ का जो अभी अट्रैक्शन है वो ये कि लमसम कॉर्पस एंड ऑफ द पीरियड आपको मिलता है, वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। अब क्या वो टैक्स एग्जेम्पशन की रहेगा अगर वेरिएबल रिटर्न पे चले जाते हैं हम? तो ये सब जो है क्वेश्चन है जो आंसर करने जरूरी है।
ईपीएफओ के लिए आगे किस आधार पर वो इसको लॉन्च करेगा। तो इसके लिए टैक्सेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, एनपीएस से कैसे डिफरेंशिएट करेगा अपने आप को, अगर वो एनपीएस की तरह ही लाइफ स्टेज फंड लेके आता है या लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग इक्विटी एक्सपोजर रखता है। तो ये सब अभी क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने जरूरी है, ये पता करने के लिए कि आखिर इस प्रपोजल में क्या है। तो दो हम प्लान्स की बार बार बात कर रहे हैं, ईपीएफ और एनपीएस। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर मैं इन दोनों को सामने रखूं तो आपको क्या लगता है कौन सा किसके लिए सही रहता है, और थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि ईपीएफ में तो केवल वही लोग निवेश कर पाएंगे जो सैलरीड हैं, और एनपीएस का दायरा इससे ज़्यादा बड़ा है, जो सैलरीड नहीं है, जो व्यापारी हैं, अपना बिजनेस करते हैं, वो भी कर पाते हैं। ये दोनों किसके लिए सही रहता है, किस तरह के निवेशक के लिए सही है? देखिए, ईपीएफ का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक फोर्स कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आप अगर एम्प्लॉय होते हैं, सैलरीड है, तो आपका ये कंट्रीब्यूशन जरूरी हो जाता है जो सरकार की तरफ से मैंडेटरी है। और फोर्स कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के लिए है, यानी कि ये पैसा आपका रिटायरमेंट तक, जब तक आपकी जॉब रहती है तब तक कंट्रीब्यूट होता है, बढ़ता रहता है, और साथ के साथ इसमें एक अच्छा रिटर्न जो कंपाउंडिंग आपको मिलता है। तीसरा, ईपीएफ का जो कॉर्पस होता है वो आप अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट से पहले अगर खास जरूरतें आती हैं आपकी तो उसके लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ईपीएफ हालांकि बना रिटायरमेंट के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एनपीएस भी रिटायरमेंट के लिए ही बनाया गया है प्रोडक्ट, लेकिन एनपीएस में जो एक एडिशनल ऑप्शन ऐड किया है वो है एन्युटी का, यानी कि आपको एन्युटी भी मिलेगी। आपको विड्रॉल ऑप्शन भी है, लेकिन आपको एक पोस्ट एन्युटी भी लेनी होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में। तो जब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो यानी कि, और उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन साथ में ऐड हो रहा है, दोनों कंट्रीब्यूशन को मिला के जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा ही आपको रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग है। तो वो एक खासा अट्रैक्टिवनेस है, और हमने देखा है कि ईपीएफ के अंदर लोगों के पास एक अच्छा खासा कॉर्पस रिटायरमेंट में इकट्ठा हो जाता है। जितेंद्र जी, लेकिन क्या आप ईपीएफ और एनपीएस को मानेंगे इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, या आप इन दोनों को बिल्कुल भिन्न मानते हैं और दोनों अलग अलग तरह के लोगों के लिए है? क्योंकि कहीं ना कहीं एनपीएस में जब कोई निवेश करने का ये डिसीजन ले रहा है तो वो इक्विटी मार्केट में जा रहा होगा, वो डेट में भी एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से निवेश करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी एक डिफाइंड तरीके से निवेश करेगा। तो क्या ईपीएफ और एनपीएस कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है? एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट की राय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की डेट में कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटर एक तरीके से है, क्योंकि दोनों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के लिए दो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, एक एनपीएस और एक ईपीएफ। अब मैं अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेता हूं और एनपीएस के रिटर्न को लेता हूं तो मेरे पास एनपीएस में ज्यादा रिटर्न कमाने का ऑप्शन है। मैं अपना इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा करके लॉन्ग टर्म में ज्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकता हूं। वो शायद ईपीएफ में ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि ईपीएफ में ब्याज कितना ज्यादा जा सकता है। जहां मैं इक्विटी एक्सपोजर 75% करूं, एनपीएस में मेरा रिटर्न 10% से ऊपर जा सकता है। तो क्या मैं ईपीएफ में 10% से ज्यादा का जो है रिटर्न कमा सकता हूं? तो एक रिटर्न में बेसिक डिफरेंस आ जाता है। तो कॉम्पिटिटर तो ये बन गए हैं, क्योंकि दोनों, और एनपीएस के अंदर भी आज के डेट में रिटायरमेंट से पहले के ऑप्शन मिल गए आपको, अगर आपको फंड यूटिलाइज करना हो तो क्योंकि दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक है, तो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर अपने आप बन जाते हैं। और इनफैक्ट अगर ईपीएफ अब अपने एज बेस्ड और रिस्क बेस्ड कर देगा निवेश, तो और ज्यादा इनमें कंपटीशन तगड़ा होगा। ईपीएफ और ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में और ज्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर दोनों के ही वेरिएबल रिटर्न हो जाएंगे तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए। अब ईपीएफ क्योंकि सरकार की तरफ से है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ईपीएफ में आपका निवेश होगा ही होगा। एनपीएस अभी भी आपके पास चॉइस है, आप नहीं जाना चाहते तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन रिटर्न के मामले में आपने हमें हिंट तो दे दिया कि एनपीएस मुझे बेटर रिटर्न दे रहा है। अच्छा, ईपीएफओ ने हाल में निजी क्षेत्र में रिटायरमेंट की एज को भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या विचार है, और इससे जॉब मार्केट पर आप किस तरह का असर देखेंगे? देखिए, अच्छा प्रस्ताव था ये कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए। लॉन्गिविटी बढ़ रही है, जब हम लॉन्गिविटी को देखते हैं तो अगर लॉन्गिविटी बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा समय तक काम करने का ऑप्शन होना चाहिए।
और क्योंकि अब ईपीएफओ को अगर हम लेते हैं तो जो ईपीएस में जो पेंशन पाने की सुविधा है वो 58 के बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। इसमें बदलाव ये होता है कि आपका जो पेंशन रेट है वो बढ़ जाता है। तो जो आपको 58 पे पेंशन मिलेगी और जो आपको 65 पे पेंशन मिलेगी, तो 65 पे मिलने वाली पेंशन हायर अमाउंट होगा और जो 58 पे आपको पेंशन मिलेगी वो लोअर अमाउंट है। तो एक तो कॉर्पस ज्यादा एक्यूमुलेट हो पाएगा, दूसरा उस कॉर्पस से जो आपको पेंशन मिलेगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है सब्सक्राइबर्स, इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट करेगा अगर रिटायरमेंट एज इंक्रीज होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ को लग रहा है कि उसके इस पूरे निवेश करने के तरीके को लेकर के, रिटर्न को लेकर के वो सोच रहा है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए ताकि जो सब्सक्राइबर है, एंड यूज़र है, उसको फ़ायदा मिल सके। ये एक मुझे लगता है इस तरह के जब प्रस्ताव आ रहे हैं तो लगता है कि जो बॉडी है वो एक्टिव है, वो सोच रही है, वो चाहती है कि उसके सब्सक्राइबर को ज़्यादा और बेहतर रिटर्न मिले। जितेंद्र जी, कुछ सवाल अब रखते हैं जो हमारे दर्शकों के हमारे पास आए हुए हैं। सुमित पांडे जी का सवाल है। सुमित हमें लखनऊ से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। ये पिछले संस्थान में जो थे वहाँ पे 4.5 साल इन्होंने काम किया है, वहाँ पे 4.5 साल काम किया तो पीएफ भी जमा हुआ। क्या मुझे इस पैसे को निकाल लेना चाहिए और इस पर टैक्स का क्या प्रावधान होगा? क्योंकि जब मेच्योरिटी पर आप निकालते हैं, जब आप रिटायर होते हैं 60 साल के बाद निकालते हैं, तब तो बिल्कुल इस पर टैक्स नहीं लगता है मेरे ख्याल से। अब अगर ये 4.5 साल ही काम करके निकाल रहे हैं तो टैक्स लगेगा, निकालना चाहिए? देखिए, अगर आप 5 साल से पहले अगर आप प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है, वो आपकी आय में जुड़ जाता है और उस पर आपको अपनी आय के अनुसार जो उस पर ब्याज मिला है उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो ये जो टैक्सेबिलिटी का नियम है। अब किस सूरत में ये जो है टैक्स नहीं लगता है, जब आपकी जो है मान लीजिए अगर आप जॉब चली जाती है, जॉबलेस हो जाते हैं और 2 महीने तक आप जॉबलेस रहते हैं, तब आप निकालते हैं, तो उस सूरत में जो है आपकी टैक्सेबिलिटी जो है वो नहीं होती है। लेकिन अगर इन्होंने जो है 4.5 साल के बाद जॉब छोड़ दी थी, प्रोविडेंट फंड वहीं पर है इनका, तो अगर ये अब निकालेंगे तो क्योंकि या तो ये जो है इस पीएफ को दूसरे, अगर कहीं इन्होंने नई जॉब ज्वाइन करी है और वहां पे भी प्रोविडेंट फंड है, तो ये अपने पुराने प्रोविडेंट फंड को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उस सूरत में इनकी टैक्सेबिलिटी कोई नहीं लगेगी और इनका जो है वो कंटिन्यूस सर्विस में ऐड हो जाएगा। तो मेरी राय में ट्रांसफर करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है निकालने की बजाय। तो सुमित जी, मामला इसलिए आपके लिए पेचीदा है क्योंकि आपने 4.5 साल ही काम किया है। 5 साल के पहले अगर पीएफ से पैसा निकाला जाएगा तो आपको इसे अपने इनकम में जोड़ करके इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ज्योति कालरा का सवाल लेते हैं। ज्योति ने हमें बताया कि इनके पीएफ अकाउंट में अभी करीब 22 लाख रुपए जो हैं वो जमा है। 50 लाख रुपए का एक फ्लैट इन्होंने देखा है, डील पक्की हो चुकी है। पीएफ की रकम में से कुछ पैसा ये निकाल सकती हैं क्या, और ये अलाउड है? क्या प्रोसेस होगा? देखिए, पीएफ से जो है कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, उनके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चों की एजुकेशन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सर्टेन गोल्स के लिए आपके पास प्रोविजन है प्रोविडेंट फंड में, उसके लिए आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। तो जैसा ये घर खरीदना चाहती हैं तो इसके लिए पैसा निकाल पाएंगी। उसमें एक लिमिट है, एक लिमिट के अंदर ही जो है आपको अलाउड होता है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं प्रोविडेंट फंड। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला चैन की सांस के लिए। फिर आपसे बात होगी। आज के लिए धन्यवाद आपका।